सो हे एवरीवन, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2026 के लिए हिस्ट्री के पीवाई क्यू क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इस वाली सीरीज में मैं आपको जीके की सीरीज करवाऊंगा और सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो। तो आप इस पूरी वीडियो को पूरी देखना और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। मतलब जो मौर्य एम्पायर था उसका जो फाउंडर था वो कौन था, उसको किसने फाउंड किया था। तो हमें पता है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो काफी वास्ट एम्पायर था और बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो इसको जिसने फाउंड किया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा में इसको फाउंड किया था। और इसके जो कुछ पावरफुल रूलर्स थे वो थे, एक तो बिंदुसार था और एक अशोका था। चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा कौन था, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। और चाणक्य कौन थे, चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्हीं की वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था। तो करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने मौर्यन एम्पायर को 321 बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में फाउंड किया था। और किसकी हेल्प से किया था, चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने किया था। और किसको हरा के किया था, तो एक डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो हमने इसके फाउंडर को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे। तो अशोका नहीं थे, बिंदुसार भी नहीं थे, दशरथ नहीं थे, वो थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, मतलब इसको किसने मारा था, तो पुष्य डायनेस्टी का एक किंग था पुष्यमुत्र शुंग। पुष्यमुत्र शुंग ने इनको मार दिया था और फिर उन्होंने जो अपनी डायनेस्टी फाउंड करी थी वो थी शुंग डायनेस्टी। तो बृहद्रथ जो था वो हमारा लास्ट रूलर था, कौन सी डायनेस्टी का, मौर्य डायनेस्टी का। और बृहद्रथ मौर्य को जिसने मारा था वो थे पुष्यमुत्र शुंग। और पुष्यमुत्र शुंग ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड करी थी, वो थी शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन हो गए, पुष्यमित्र शुंग। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी। अब गुप्त डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुप्त डायनेस्टी को जिसने फाउंड किया था वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को इनके जो पहले फाउंडर थे वो श्रीगुप्त को माना जाता है। और इसके जो एकदम रियल फाउंडर जिनको बोला जाता है वो थे चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी थ्रू द एम्पायर एक्सपेंडेड ग्रेटली अंडर चंद्रगुप्त सेकंड एंड समुद्रगुप्त। तो क्या होता है कि श्रीगुप्त ने तो गुप्त डायनेस्टी को फाउंड किया था, लेकिन जो एम्पायर एक्सपेंड हुआ था बहुत ज्यादा वो चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त के टाइम पे हुआ था। देन हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया को किसको बोला जाता है, तो जो नेपोलियन ऑफ इंडिया है उसको, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये किसने कहा था, ये कहा था वीए स्मिथ ने। अब वीए स्मिथ कौन है, वीए स्मिथ एक हिस्टोरियन है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यानी समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। हिस्टोरियन वीए स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त द नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज न्यूमरस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। मतलब इन्होंने बहुत सारी जगहें जीती थी, बहुत सारे राजाओं को हराया था, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और किसने कहा था, वी ए स्मिथ ने कहा था। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको किस डायनेस्टी के टाइम पे बनवाया गया था। तो हमें पता है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको गुप्त जो डायनेस्टी थी उसके टाइम पे बनवाया गया था। और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था कुमारगुप्त फर्स्ट ने। तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने क्या बनवाई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था कुमारगुप्त फर्स्ट। और इसको फिर बाद में तोड़ दिया गया था, किसके द्वारा, बख्तियार काकी के द्वारा। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों और किसने तोड़ा था। तो ऑप्शन बी हमारा, गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिश्ड हुई थी, गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनी थी, मतलब स्पेशली अंडर कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे। देन जो क्वेश्चन है हु फाउंडेड द कुषाण डायनेस्टी इन इंडिया। तो कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश जो था उसको फाउंड किसने किया था। तो कनिष्क ने नहीं किया था, क्योंकि कनिष्क तो इस डायनेस्टी का एक रूलर रहा है। विम कडफिसस ने भी नहीं किया था, हुविष्का ने भी नहीं किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर है इंडिया में वो है कुजुल कडफिसस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस एस्टेब्लिश द कुषाण डायनेस्टी लेटर एक्सपेंडेड बाय कनिष्क। हाँ,
और जो इसका पावरफुल रूलर रहा है वो कनिष्क रहा है, और कनिष्क के टाइम में ही बहुत सारी चीजें भी हुई हैं, जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी इसी के टाइम पे, जो कश्मीर में हुई थी, और शक संवत भी चला था 78 वाला। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अभी हमने इसके बारे में बात करी थी कि किसने फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी वो किसने करवाई थी। तो अशोका नहीं होगा यहाँ पे, हर्ष नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, वो होगा कनिष्क। तो फोर्थ जो बुद्धिस्ट डायनेस्टी हुई थी वो कनिष्क के टाइम में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रिंग ऑफ कनिष्क। मतलब कनिष्क के टाइम पे जब वो रूल कर रहा था तो उसी के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। देन जो क्वेश्चन है वो है, हु रॉट अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र को किसने लिखा। तो हमें पता है ये एक बहुत फेमस बुक है पॉलिटिक्स के ऊपर, इसको लिखा है चाणक्य ने, और चाणक्य का ही नाम कौन सा, दूसरा नाम कौन सा था, कौटिल्य था, और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। और कालिदास ने एक बुक लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम। देन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखी, एक फेमस ट्रीटीज है पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और इन्हीं की वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। देन जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो आपने मेहरौली देखा होगा ना, जो कि दिल्ली में, वहां पे एक आयरन पिलर लगा हुआ है, तो वो किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है, मतलब उसको किसने बनवाया था। तो वो जो डायनेस्टी है वो है गुप्त डायनेस्टी, यानी गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे ही वो बनाया गया था। अब वहां अगर जाके देखोगे तो वहां पे लिखा भी हुआ है। तो ऑप्शन बी, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग रिंग ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे बनाया गया था जो आयरन पिलर है, और जिन्होंने अपनी जो टाइटल रखा था वो विक्रमादित्य के नाम से रखा था। देन क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का टाइटल किसने एज्यूम किया था, अभी हमने पीछे पढ़ा है, वो है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त सेकंड टुक द टाइटल विक्रमादित्य एंड एक्सपेंडेड द एम्पायर। देन जो क्वेश्चन है वो है, हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। अब देखो यहाँ से हमारी दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मतलब दिल्ली सल्तनत से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखो, जो दिल्ली सल्तनत थी ना, उसको कैसे फाउंड किया गया था उसकी पहले आप थोड़ी सी स्टोरी सुनो। तो आप जानते हो कि जो मोहम्मद गौरी था उसका एक गुलाम था, और उसके जो एक गुलाम था उसका क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको लाहौर और दिल्ली की जो जागीर थी वो मिली थी। तो फिर उसी ने बाद में जो दिल्ली सल्तनत है उसको फाउंड किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को क्या किया था, फाउंड किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ही फाउंडेड द स्लेव मामलुक डायनेस्टी इन 1260 स्टार्टिंग द दिल्ली सल्तनत। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने जो दिल्ली की सल्तनत में जो डायनेस्टी फाउंड करी थी उसको बोला जाता है हम स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी को ही ममलुक डायनेस्टी बोला जाता है। 1206 में इसको फाउंड किया था, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, शुरुआत होती है। आप इसका टाइम पीरियड भी याद रखना कि जो स्लेव डायनेस्टी थी वो कब से कब तक थी। तो ये 1206 एडी से ये थी आपकी 1290 एडी तक। तो आप इस टाइम पीरियड को याद रखना, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। देन जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है, हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था। तो जो ये खिलजी डायनेस्टी है इसको फाउंड किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा क्योंकि ये तो इसका रूलर था, और गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा, तुगलक वंश का ये शासक था, और बलबन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, खिलजी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इसका भी आपको टाइम पीरियड याद रखना है। तो जब हमने पीछे पढ़ा था, यानी जो स्लेव डायनेस्टी थी वो 1206 से 1290 एडी तक थी। तो ये जो डायनेस्टी है वो 1290 से 1320 तक 20 एडी तक ये रही थी। और ये सबसे, इसका जो रूलर टाइम था वो सबसे छोटा था, मतलब सबसे कम टाइम के लिए रही थी ये। तो आप इस टाइम पीरियड को बस याद रखना। देन जो हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी वो है, हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था। तो जो तुगलक डायनेस्टी है उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने फाउंड नहीं किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, बलबन ने नहीं किया था, इसको किया था घियासुद्दीन तुगलक ने। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया था, और ये तीसरी डायनेस्टी थी किसमें, दिल्ली सल्तनत में। तो इसका भी आपको टाइम पीरियड याद रखना है, इसका है 1320 से 1440 तक। और ये सबसे
लास्ट टाइम तक, मतलब सबसे ज्यादा रूल इसी ने किया है दिल्ली सल्तनत पे। देन जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि तुगलक के बाद कौन सी डायनेस्टी आई है, सैयद। और सैयद जो डायनेस्टी थी उसको मुबारक शाह ने नहीं किया था, आलम शाह ने नहीं किया था, बहलुल लोदी ने नहीं किया था, इसको किया था खिज्र खान ने। तो खिज्र खान इसका क्या है, फाउंडर है। तो खिज्र का हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और इसका भी आपको टाइम पीरियड याद रखना है। तो जो सैयद वंश था यानी सैयद डायनेस्टी थी, उसका जो टाइम पीरियड था वो 1414 से 1451 तक था, आप इसको याद रखना। देन हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, इब्राहिम लोधी नहीं था, सिकंदर लोधी नहीं था, दौलत खां भी नहीं था, ये था बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत की जो लोधी डायनेस्टी है उसको फाउंड किया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, बहलोल लोधी। और इसका भी आपको टाइम पीरियड याद रखना है, इसका है 1451 टू 1526। और आपको ये भी याद रखना है कि ये मतलब किस किस क्रम से आई थी या किस किस इनका जो ऑर्डर था वो कैसे था। तो सबसे पहले हमारी जो थी वो थी गुलाम वंश, यानी कि जी से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद थी हमारी खिलजी वंश। और खिलजी वंश को किसने फाउंड किया था, जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश को किसने एस्टेब्लिश किया था या फाउंड किया था, तो वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर उसके बाद आती है हमारी तुगलक। तुगलक को किसने किया था वो आप कमेंट में बताओगे। फिर आती है हमारी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी को किसने वो किया था एस्टेब्लिश, वो था खिज्र खान। और लास्ट आती है हमारी कौन सी, लोधी वंश। तो लोधी वंश को किसने किया था, बहलोल लोधी ने। आप तुगलक वंश को किसने फाउंड किया था ये आप कमेंट में बताओगे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आ जाते हैं मुगल एम्पायर के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला ये हमसे पूछा है वो है कि मुगल एम्पायर को किसने फाउंड किया था इंडिया में। तो जो मुगल एम्पायर को फाउंड किया था वो था, इसका रियल फाउंडर वो था बाबर। बाबर ने इसको फाउंड किया था जब इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी 1526 में जो बैटल लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, तब इसने मुगल जो एम्पायर है उसको फाउंड किया था। और मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा मतलब 331 सालों तक इसने शासन किया है इंडिया पे। और बाबर के बाद कौन आता है, बाबर के बाद इसका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा कौन आता है, अकबर। फिर ये शेर शाह तो अलग है यहाँ पे। तो आंसर है बाबर। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी। तो देखो इब्राहिम लोदी जो था ना वो दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसको हराया था, यानी कि लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में, उसको हरा के मुगल एम्पायर आया इंडिया में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी कि 1526 में किस किस के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कौन जीता था, बाबर जीत गया था। तभी इसने मुगल एम्पायर को फाउंड किया था इंडिया में। देन हु बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था, बाबर ने नहीं बनवाया था, जहांगीर ने नहीं बनवाया था, शाहजहां ने नहीं बनवाया था, इसको बनवाया था अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सिकरी जो है उसका जो फोर्ट है उसकी जो सिटी है उसको बनवाया था। फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर अकबर बिटवीन 1571 एंड 1585। ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश के पास है। और ये सिटी जो है ये मुगल एम्पायर की मतलब 10 सालों तक कैपिटल भी रही है। और ये किस ऑनर में बनवाया था, तो ये बनवाया था एक सूफी सेंट थे सलीम चिश्ती, उनके ऑनर में इसको बनवाया था अकबर ने। हु रॉट तुजुक ए जहांगीरी। और एक और चीज आपको याद रखनी है, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ आपको। तो जो बाबर था इसका जो टाइम पीरियड है वो 1526 टू 30 रहा है। ठीक है, आप इसको याद रखना। और अकबर का भी आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि अकबर जो है उसका टाइम पीरियड कितने से कितने तक रहा है। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 से रहा है आपका 1605 तक, इसको आप याद रखना, ठीक है। फिर हु रॉट तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी को किसने लिखा है, तो आप बस इसके पीछे का नाम ये देखो, जहांगीरी। जहांगीर का इससे हमें नाम पता चल रहा है। तो अकबर ने नहीं लिखा, बाबर ने नहीं लिखा, शाहजहां ने नहीं लिखा, इसको लिखा है जहांगीर ने। तो जहांगीर हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी जहांगीर हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन जो क्वेश्चन है वो है हु बिल्ट द ताजमहल। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमें पता है कि ताजमहल को किसने बनवाया था। ताजमहल को जिसने भी बनवाया था उसने अपनी वाइफ के लिए इसको बनवाया था। तो अकबर ने नहीं बनवाया था, औरंगजेब ने भी नहीं बनवाया था, जहांगीर तो बिल्कुल नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा शाहजहां। शाहजहां ने ही ताजमहल को बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा शाहजहां यहाँ पे बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देन जो क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। तो जो लास्ट मुगल एम्परर था वो कौन था,
हमें पता है कि जब 1857 में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके टाइम दिल्ली में मतलब कौन शासन कर रहा था, वो था बहादुर शाह जफर सेकंड। तो यही हमारा लास्ट मुगल एम्परर था जिसको बाद में रंगून की जेल में अंग्रेजों ने भेज दिया था और वहीं पे वो मर गया था। देन ऑप्शन सेकंड बहादुर शाह जफर हमारे यहाँ पे करेक्ट है। बहादुर शाह जफर सेकंड वाज द लास्ट मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ से थोड़े से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको किसने फाउंड किया था? दादा भाई नारोजी ने नहीं किया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने नहीं किया था, डब्ल्यू सी बैनर्जी ने नहीं किया था। इसको किया था एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम जो था वो कौन था? एक ब्रिटिश एजेंट था। इसने कब किया था? 1885 में कांग्रेस को इसने वो किया था, मतलब स्टेब्लिश किया था। यहाँ गलत मतलब सही से लिखता हूँ मैं इसको, 1885 में। तो आप इसको याद रखना, एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था। और दादा भाई नारोजी ने, ये इसके प्रेसिडेंट रहे हैं, वो मैं बताऊंगा कब रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ये आईसीएस इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लियर किया था। और डब्ल्यू सी बैनर्जी ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? अभी बताया था 1885। 1885 में ये फाउंड करी गई थी। और इसको किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम ने इसको फाउंड किया था। देन आंसर है 1855। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो, ये किसने स्लोगन दिया था? बहुत फेमस है, बहुत मतलब पता ही है इसको, महात्मा गांधी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक को बसाया था। और जवाहरलाल नेहरू ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। बाल गंगाधर तिलक ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको जो जिसने फेमस किया था, वो जो कोट दिया था ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और इन्होंने ही क्या बोलते हैं 1916 में जो एनी एनी बेसेंट है उनके साथ होम रूल मूवमेंट भी शुरू किया था। जहाँ पे महात्मा गांधी और उनकी एक फेमस बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी। हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? स्वामी दयान विवेकानंद ने नहीं किया था, राजा राम मोहन ने नहीं किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं किया था। इसको किया था दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती जी की एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, उसको भी आप याद रखना। और राजा राम मोहन के बारे में ये है कि 1829 में 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बैन करवा दिया था विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। उसकी हेल्प से राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया था, यानी कि सती को बैन करवा दिया था। तो आप इसको याद रखना। तो ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश और इन्होंने ही आर्य समाज को फाउंड किया था। देन जो ऑप्शन है वो है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को किसने स्टैब्लिश किया था? दयानंद सरस्वती जी ने तो आर्य समाज को किया था, विवेकानंद नहीं थे। विवेकानंद का जो मिशन था वो था रामकृष्ण मिशन। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसका ऑप्शन होगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। हु वॉज द मेन लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? जब 1857 की का रिवोल्ट चल रहा था, 1857 की जो क्रांति चल रही थी, उस टाइम कानपुर में कौन लीडर थे 1857 के? तो तात्या तोपे नहीं थे, कुंवर सिंह तो ये तो अपने बिहार के थे, ये बिहार के थे। और बहादुर शाह जफर ये दिल्ली में था, दिल्ली। और ऑप्शन बी यानी कि नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? कानपुर में लीडर थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बी नाना साहेब led the revolt in Kanpur and fought against the British forces during the revolt of 1857. Then who led the revolt of 1857 in झांसी? अब झांसी में तो हमें ऑब्वियसली पता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने बहुत बहादुर तरीके से, बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब लड़ा था। और ये झांसी में इन्होंने लड़ा था। बेगम हजरत महल ये नहीं होंगी यहाँ पे, रानी अवंतीबाई, चांद बीबी। तो ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी became one of the most prominent leaders of the revolt of 1857 on and fought bravely against the British. ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने बहुत बहादुरी तरीके से लड़ा था। और इनको आज मतलब बच्चा बच्चा जानता है, ये इतनी ज्यादा बहादुर थी। देन क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में मैंने आपको बताया था कुंवर सिंह। नाना साहेब कानपुर, बहादुर शाह दिल्ली।
कुंवर सिंह जमींदार ऑफ जगदीशपुर, ये जगदीशपुर के एक जमींदार थे। इन्होंने बिहार में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट को शुरू रखा था। हु रॉट द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? वो लिखी है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। और बी आर अम्बेडकर की बुक आप कमेंट में बताओगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी की एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि काफी फेमस है, वो कई बार एग्जाम्स में आती भी है। देन ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू wrote discovery of India while he was imprisoned during the freedom struggle. Then who wrote the book India Wins Freedom? India Wins Freedom किसने लिखी है? तो ये उन्होंने लिखी है जो हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्होंने ही मतलब भारत रत्न लेने से मना कर दिया था जब ये पोस्ट पर थे, फिर बाद में इनको दे दिया गया था। तो महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी। और सरदार पटेल इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है। मतलब उस टाइम जो हमारी रियासतें थी इंडिया को एक करने में, इन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब जितने भी फैले हुए थे अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थी, उनको इंडिया में मिलाया था और तभी इंडिया जो है वो एक हो पाया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे यहाँ पे करेक्ट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रॉट दिस बुक डिस्क्राइबिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कौन सी बुक? इंडिया विंस फ्रीडम। और यही इंडिया के पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। देन हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? मैंने पीछे आपको बताया था कि रामकृष्ण मिशन को किसने फाउंड किया था। तो दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज को, और राजा राम मोहन रॉय ने तो मतलब ब्रह्म समाज को, रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले ऐसे इंसान हैं, मतलब पहले ऐसे इंसान थे एशिया में, पूरी एशिया में, जिनको 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। वो किसके लिए, कौन सी बुक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, रामकृष्ण मिशन को किसने फाउंड किया था? वो किया था स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी, वो हमारा करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन 1897 और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण ही थे। देन हु गेव द फेमस स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर ही रहूंगा, ये किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने नहीं दिया था, विपिन चंद्र पाल ने नहीं दिया था, महात्मा गांधी तो आएंगे नहीं यहाँ पे, वो होगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही ये जो फेमस स्लोगन है वो दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक यूज दिस स्लोगन टू इंस्पायर इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक मैंने बताया था, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने फाउंड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, महात्मा गांधी नहीं, सरदार पटेल नहीं। तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 और ये 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो होम रूल मूवमेंट इन इंडिया में किसने शुरुआत करा था? मैंने आपको ये पीछे ही बताया था कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की एक महिला थी और इन्होंने भी बहुत मतलब वो किया था इंडियंस को मतलब फ्रीडम दिलाने के लिए। तो इन्होंने जो ये शुरुआत करी थी होम रूल मूवमेंट की, ये 1916 में शुरुआत करी थी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। The Home Rule Movement 1916 demanded self-government for India. Then option question, who was the first Governor General of Independent India? तो जो Independent India थी उसका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था? वेबल नहीं था, सी राजगोपालाचारी भी नहीं थे, कर्जन नहीं था, ये था माउंटबेटन। तो माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिपेंडेंट इंडिया का। और इसके बाद जो आते हैं वो राजगोपालाचारी होते हैं, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी होते हैं और यही लास्ट होते हैं इंडिया के। तो ये कर्जन है, इसके टाइम पे क्या हुआ था? इसके टाइम पे 1905 में जो बंगाल स्प्लिट है वो हुआ था कर्जन के टाइम पे। माउंटबेटन सर्व एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, इसको आप याद रखना। देन जो क्वेश्चन है वो है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो अभी बताया था ये है सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी ही लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हु फाउंडेड द चोला डायनेस्टी? चोल डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? राजेंद्र चोल नहीं थे, राजा राजा चोल नहीं थे, करिकेला चोल नहीं थे, ये थे विजयला चोल। इन्होंने ही फाउंड किया था चोल डायनेस्टी को साउथ इंडिया की तरफ। विजयला चोल इन्होंने फाउंड किया था, ये इसके फाउंडर थे।
देन है हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। तंजावुर में बृहदेश्वर जो टेम्पल है उसको किसने फाउंड किया था? राजेंद्र चोल नहीं थे, विजयालय चोल नहीं थे, ये तो फाउंडर थे। कुलोथुंगा भी नहीं थे, ये थे राजराज चोल प्रथम, मतलब फर्स्ट। दिस टेम्पल इज ए यूनेस्को, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, और ये चोला पीरियड के टाइम पे बनी थी। तो राजराज चोला ने इसको बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। हु ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? पर्शियन मतलब फारसी में। तो जो भगवत गीता है, हमारी जो बुक है, बहुत होली बुक है, उसको फारसी में किसने ट्रांसलेट किया था मुगल पीरियड के टाइम पे? तो अकबर ने नहीं किया था। अकबर ने तो एक रिलीजन चलाया था अलग ही, वो था दीन ए इलाही। और अबुल फजल भी नहीं था, जहांगीर भी नहीं था, वो था दारा सिको। दारा सिको जो है वो बहुत सही इंसान थे। उन्होंने मतलब भगवत गीता को भी ट्रांसलेट करवाया था, और इसी के साथ साथ जो उपनिषद है उनको भी ट्रांसलेट करवाया था। तो दारा सिको द सन ऑफ शाहजहां, शाहजहां का बेटा था। और जो अ, इसी को मार देता है, ये मर जाता, मतलब दारा सिको जो है इसको मार देता है, और इसका जो दूसरा बेटा है शाहजहां का, वो मार देता है। इन्होंने बहुत सारे हिंदू टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था, रिलीजियस हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए। शाहजहां बिल्ट विच फेमस मॉस्क इन इंडिया? शाहजहां ने कौन सी फेमस मॉस्क यानी कि मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में? तो मोती मस्जिद नहीं थी, बादशाही मस्जिद नहीं थी, कुव्वत उल इस्लाम इस्लाम मॉस्क नहीं थी, वो थी जामा मस्जिद जो दिल्ली के पास है ना। तो जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय शाहजहां बिटवीन 1650 टू 1656। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। और ये रेड फोर्ट यानी जो पुरानी दिल्ली है उसके पास है। और एक और चीज आप याद रखना, बादशाही मस्जिद जो है वो है तो लाहौर में, वो लाहौर में, और उसको बिल्ट किसने करवाया था? औरंगजेब ने। विच मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली? तो जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब नहीं होगा, जहांगीर नहीं होगा, अकबर नहीं होगा। ऑप्शन सी शाहजहां। और रेड फोर्ट यानी कि जो लाल किला है उसको शाहजहां ने बनवाया था 1648 में। इस डेट को भी आप याद रखना, 1648 में बनाया था, जब उसने क्या बोलते हैं, उसने जो मुगल कैपिटल थी, मुगल यानी जो राजधानी थी आगरा, उसको शाहजहानाबाद दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था, तब बनवाया था। विच मुगल एम्पर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? तो ये भी आप याद रखना कि ऐसा कौन सा मुगल एम्पर था जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया? तो वो था शाहजहां। शाहजहां established a new capital called शाहजहानाबाद which is today ओल्ड दिल्ली, जो कि अब पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। और जो रेड फोर्ट था यानी लाल किला था, वो उस टाइम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बन गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है औरंगजेब से रियल नेम वाज? औरंगजेब का रियल नेम क्या था? औरंगजेब का जो रियल नेम था वो खुर्रम नहीं हुआ। खुर्रम किसका था? ये शाहजहां का बचपन का नाम था। शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। सलीम सलीम जो था अकबर का बेटा, उसका नाम था, जो कि बाद में कौन कहलाया? तो जो जहांगीर था ना, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। दनिया लाएगा नहीं। तो औरंगजेब का जो रियल नेम था वो था मुहिउद्दीन मोहम्मद। तो मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का असली नाम था, और इसने एक उपाधि भी, मतलब जो टाइटल है वो भी लिया था, वो लिया था आलमगीर। आलमगीर, ठीक है। और औरंगजेब को ही क्या कहा जाता है? औरंगजेब को ही कहा जाता है जिंदा पीर। ये भी आप याद रखना, जिंदा पीर किस मुगल एम्परर को कहा जाता है? औरंगजेब को। ही रूल्ड फ्रॉम, इसका जो टाइम पीरियड था 1658 टू 1707 था। और ये लास्ट मुगल एम्परर था, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद अंग्रेज आ गए थे। हु बिल्ट द बादशाही मॉस्क इन लाहौर? लाहौर में बादशाही मस्जिद जो थी उसको किसने बिल्ट किया था? ये अभी हमें जस्ट पीछे ही पढ़ा था। शाहजहां ने नहीं, शाहजहां ने तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है और जो लाल किला है उसको बनवाया था, और ताजमहल को भी अकबर भी नहीं था, जहांगीर भी नहीं था, ये था औरंगजेब। औरंगजेब ने बनवाई थी बादशाही मॉस्क इन लाहौर। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, औरंगजेब। द बादशाही मॉस्क इन लाहौर वाज बिल्ड बाय औरंगजेब इन 1673। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन है जिंदा पीर? जिंदा पीर अभी मैंने आपको बताया था कि जिंदा पीर किसको बोला जाता है? औरंगजेब को। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Aurangzeb was called Jinder Peer Living Saint because of his strict religious lifestyle and simple personal life. Which Mughal emperor reimposed the जजिया टैक्स? तो जजिया टैक्स को किसने मतलब दोबारा शुरू कर दिया था? वो यही था, औरंगजेब। इसी ने शुरू किया था। और बंद किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो औरंगजेब द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, जजिया टैक्स जो था वो नॉन मुस्लिम पर लगता था, और इसको एबोलिश कर दिया गया था अकबर के द्वारा
मतलब अकबर ने बंद कर दिया था, पर दोबारा जब औरंगजेब आया तो उसने इसको री इंट्रोड्यूस्ड कर दिया 1679 में। हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्पर? तो पावरफुल मुगल एम्पर जो था लास्ट, वो था हमारा औरंगजेब। यही था, बहादुर शाह नहीं, शाह आलम नहीं, बहादुर शाह जफर। तो ए औरंगजेब, आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707 द मुगल एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन रैपिडली ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजनल रिवॉल्ट्स। विच मुगल एम्पायर बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती? जो सती की प्रैक्टिस थी उसको किसने बैन कर दिया था? ये किया था अकबर ने। जहांगीर नहीं था, शाहजहां नहीं था, औरंगजेब नहीं था। Akbar introduced several social reforms, including discouraging the sati system and promoting widow remarriage. और इसी के लिए इसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है, ऐसे जो इसने काम करवाए थे बस उसी के लिए। Who was known as the architect of the Mughal emperor? तो जो मुगल एम्परर था उसका उसका आर्किटेक्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है अकबर। अकबर को ही आर्किटेक्ट ऑफ मुगल एम्परर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें बनवाई थी। बुलंद दरवाजा हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया, ये सब इसने बनाया था इसीलिए। तो अकबर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मुगल एम्परर बिकॉज ही एक्सपेंडेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथेंड द एम्पायर थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। Which of the following provisions was not included in the Government of India Act 1935? तो जो Government of India Act आया था 1935 में, उसमें क्या क्या provisions include नहीं थे? तो provincial autonomy ये थी, bicameral legislature at the center ये भी था, मतलब दो houses वाली जो पार्लियामेंट होती है वो थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट ये भी था, पर जो डायरार्की था वो नहीं था सेंटर पे, क्योंकि वो तो इससे बहुत पहले आया था। जो 1909 में जो एक्ट आया था उनके टाइम पे डायरार्की को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की एट द सेंटर, ये इसमें इंक्लूड नहीं था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है वो सबसे बड़ा यानी लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें जो की प्रोविजंस थे वो कौन कौन से थे? वो थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो प्रोविंसेस थे उनको ज़्यादा पावर दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाय कैमरल, बाय मतलब दो, कैमरल मतलब हाउसेज, तो इसने दो हाउसेज को स्ट्रक्चर दिया था। फेडरल कोर्ट था, ये फेडरल कोर्ट जो था वो 1937 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ताकि जो प्रोविंसेस और सेंटर के बीच जो झगड़े होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होती हैं, उनको ठीक करने के लिए। देन द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रपोज्ड, मतलब जो कैबिनेट मिशन था 1946 का वो किस लिए आया था? तो हमें पता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था वो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाने के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए आया था। ये नहीं होगा पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनेंस, ये भी नहीं होगा इंट्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था कैबिनेट मिशन, इसी एम के साथ आया था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो भी इलेक्टेड हो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से। पर इसमें इसने प्रपोज नहीं किया था इमीडिएट इंडिपेंडेंस और पार्टीशन, और जो इमीडिएट पार्टीशन हुआ था वो आया था माउंटबेटन प्लान 1947 में, और डायरार्की मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी 1919 के एक्ट से शुरू हो गई थी। Who among the following was the first Indian to resign from the Indian civil services in protest against British policies? तो ऐसे कौन से इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को निकाला भी और उसके बाद उससे रिजाइन भी कर दिया था प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज? तो वो थे हमारे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और दादा भाई नेहरू जी ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, और जो दादा भाई नेहरू जी की बुक का नाम है वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसको भी आप इस बुक को याद रखना, क्योंकि ये कई बार पूछी जाती है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने बता दिया था कि 1913 में इनको प्राइज और नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला था गीतांजलि बुक के लिए। तो ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी डिक्लेयर्ड क्लियर्ड आईसीएस बट वाज डिसमिस्ड ऑन अ टेक्निकलिटी। ही आफ्टर बिकेम अ नेशनलिस्ट लीडर। सुभाष रिजाइंड फ्रॉम आईसीएस टू बट मच लेटर 1921। Which of the following newspapers was started by बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे? हिंदू नहीं था, बंगाली नहीं था, यंग इंडिया नहीं था, ये था केसरी। और इसी के साथ साथ एक मराठी भी था, या मराठे जिसको बोलते हैं, और वो इंग्लिश में था। और जो केसरी था वो ऑब्वियसली किस कौन सी भाषा में था? वो था मराठी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन बी केसरी। तिलक स्टार्टेड केसरी यानी मराठी लैंग्वेज में, और मेहरट्टा ये था इंग्लिश में। और यंग इंडिया जो था वो गांधी जी का पेपर था।
बंगाली जो था वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का पेपर था, और जो हिंदू था वो मद्रास में शुरू हुआ था दूसरे लोगों के द्वारा। द अगस्त ऑफर 1940 प्रोमिस्ड, तो जो अगस्त ऑफर था जो 1940 में, उसने क्या प्रोमिस्ड किया था? क्या उसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रॉमिस करी थी? नहीं। पार्टीशन ऑफ इंडिया? नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? नहीं। उसने किया था कि जो इंडिया है उसको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। तो डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द अगस्त ऑफर वाज मेड बाय वायसराय लिनलिथगो ने इस ऑफर को मतलब ऑफर किया था, और ये बोला गया था कि जब वर्ल्ड वार सेकंड हो जाएगा तो उसके बाद हम इंडिया को डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे, यानी कि थोड़ी फ्रीडम दे देंगे। इट वाज, और इसको कांग्रेस ने ये कह के इनएडुकेट कह के इसको रिजेक्ट कर दिया था। हु प्रेजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? तो 1885 में जो फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको किसने प्रेजाइड किया था? तो दादा भाई नारोजी ने नहीं किया था, एओ ह्यूम ने नहीं किया था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने नहीं किया था। वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, यानी व्योमकेश चंद्र बैनर्जी थे। और दादा भाई नारोजी जो था ये फर्स्ट पार्सियन थे, मतलब फर्स्ट पारसी थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किया था। देन ऑप्शन क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस? तो किस एक्ट ने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंसेस में? क्या वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 था? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था? नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था? नहीं। वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। डायरकी का मतलब होता है दो, तो जो सब्जेक्ट्स है उनका डिवीजन ट्रांसफर्ड और रिजर्व में हो गया था, ये सर अप्लाई होंगे प्रोविंशियल लेवल पे, और किसके अकॉर्डिंग? 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग। देन जो द साइमन कमीशन 1927 वाज बॉयकॉटेड बिकॉज, जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, उसको क्यों बॉयकॉट किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, और इसी के टाइम पे जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ भी हो गई थी, है ना। तो इट प्रपोज पार्टीशन? नहीं। इट सपोर्टेड डायरकी? ना। इट अपोज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? नहीं। इसका ऑप्शन बी है, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, इसलिए इसको अपोज किया गया था। तो ऑप्शन बी, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, साइमन गो बैक का भी स्लोगन दिया गया था। देन जो नेक्स्ट पूना पैक्ट है 1932, ये किस किस के बीच पैक्ट हुआ था? तो गांधी और जिन्ना के बीच? नहीं। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच ये हुआ था। और नेहरू और पटेल के बीच? नहीं। तिलक एंड एनी बेसेंट के? नहीं। तो गांधी एंड अंबेडकर जी के बीच में ये पैक्ट जो है वो हुआ था, साइन हुआ था। पैक्ट ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास रिप्लेसिंग कम्युनल अवार्ड। विच सेशन ऑफ आईएनसी एडॉप्टेड द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929? तो 1929 में ऐसा कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें ये अडॉप्ट किया गया था कि हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे? तो वो क्या कलकत्ता सेशन था? नहीं। लखनऊ भी नहीं था, बॉम्बे भी नहीं था, वो था लाहौर सेशन था 1929 का, जिसको प्रेजाइड किया था तो हमारे फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो लाहौर सेशन 1929 अंदर नेहरू डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज गोल। Who was the founder of Servants of Indian Society in 1905? तो 1905 में Servants of Society को एस्टेब्लिश किया था। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, दादा भाई नारोजी नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे, वो थे जी गोखले, यानी गोपाल जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, फाउंडेड टू ट्रेन इंडियंस फॉर सोशल सर्विसेज एंड रिफॉर्म्स। विच एक्ट इज नोन एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी बाय तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने किस एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1900 ने इसको नहीं कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 नहीं कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको बोला था, रॉलेट एक्ट 1999 में जो आया था। तो रॉलेट एक्ट 1919 अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, इसमें क्या गया था कि बिना ट्रायल के, यानी बिना दलील की गिरफ्तारी हो जाती थी। और तिलक जी ने इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? यहाँ पे बोला है इंडियन वुमेन, तो इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू थी, ये थी 1925 में। और अगर सिर्फ इतना बोलें कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तब वहां पे आएगा एनी बेसेंट, पर ये फॉरेनर थी, तो इंडियन पूछा है तो इसलिए हम यहाँ पे सरोजनी नायडू जी होंगी 1925 में। और विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी।
देन बी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू बिकेम आईएनसी प्रेसिडेंट 1925 और कानपुर सेशन में। एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी और ये 1917 में थी, और वो क्या थी, वो ब्रिटिश थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका। और कुछ कुछ मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे जिससे आपके टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो पहली स्टेटमेंट है, अशोक वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। क्या जो अशोक था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था? नहीं, वो किसका बेटा था? बिंदुसार का। अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर। हाँ, अशोका ने क्या किया था जब कलिंग वॉर हुआ था, तो उसमें उसने देखा था कि बहुत सारे लोग मर गए, तो उसके बाद उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। फिर द कलिंग वॉर टुक प्लेस इन 261 बिफोर कॉमन एरा। तो ये भी सही है कि जो कलिंग वॉर हुआ था वो 261 में हुआ था। तो ऑप्शन मतलब 2 और 3 हमारे करेक्ट है यहाँ पे। 1 और 2 नहीं आएगा, 1 और 3 नहीं आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा। ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3 ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 ओनली। अशोक वॉज द सन ऑफ बिंदुसार नॉट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के तो ये क्या थे, ये पोते थे। आफ्टर विटनेसिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ कलिंग वॉर 261 बीसी, और इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। पॉलिसी ऑफ धम्म मतलब भैरी घोष से धम्म घोष की तरफ चले गए थे। भैरी घोष मतलब लड़ाई वाली पॉलिसी जो होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी। इट फ्लोरिश ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। हाँ, हमने ये पीछे देखा था कि ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही बनाई गई थी। ह्वेनसांग स्टडीज हेयर। क्या यहाँ पे ह्वेनसांग आया था? हाँ, यहाँ पे ह्वेनसांग भी आया था, ये चाइनीज ट्रेवलर था। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं। तो 1 2 और 3 ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी 1 2 3। नालंदा एक फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी थी जिसको गुप्ता पीरियड में स्टेब्लिश किया गया था, और चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग यहाँ पे पढ़ा था, और ये बाद में डिस्ट्रॉय कर दी गई थी किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के 12th सेंचुरी में। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ही इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज। हाँ, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया था। ही डिफीटेड द मंगोल्स मल्टीपल टाइम्स। क्या इसने मंगोल्स को बहुत बार हराया था? हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसने मंगोल्स को काफी बार हराया था। ही बिल्ट द कुतुब मीनार। क्या इसने कुतुब मीनार को बिल्ट किया था? नहीं, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ दो हमारे स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी के देखने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस मार्केट प्राइस कंट्रोल एंड रेशनिंग सिस्टम टू मेंटेन हिज आर्मी। और इसने इंडिया को मंगोल इन्वेजन से कई बार मतलब बचाया था। और कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ना कि खिलजी ने बनवाया था। फिर है रिगार्डिंग बाबरनामा। इट वाज रिटन बाय बाबर। तो जो बाबरनामा है, क्या वो बाबर ने लिखी थी? हाँ, तो ये जो बाबरनामा है वो बाबर ने ही लिखी थी। इट वाज ओरिजिनली रिटन इन पर्शियन, मतलब फारसी नहीं, फारसी में नहीं लिखी गई थी। और एक ऑटोबायोग्राफी, हाँ, क्योंकि इसमें खुद के बारे में ही बताया गया है। तो 1 और 3 ओनली। तो ये ऑप्शन 1 और 3 यही हमारा करेक्ट है, बाकी के क्या है, गलत है। तो ऑप्शन आंसर ए 1 और 3, बाबरनामा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। और ये जो है ओरिजिनली चगताई टर्किश में यानी तुर्की में लिखी गई थी, ना कि पर्शियन में। हु वॉज द गार्जियन ऑफ अकबर ड्यूरिंग हिज अर्ली रिंग। तो जो आपको पता है कि जो अकबर है वो बहुत छोटा था तब वो गद्दी पे बैठा था, तब तो उसको उसके जो एक संरक्षक थे उन्होंने उसको बचा के रखा था। तो वो कौन थे? अबुल फजल था? नहीं। टोडरमल था? नहीं, ये तो इसके नवरत्न थे, अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल। ये था बैरम खां। बैरम खां ने ही इसको बचाया था और इसको मतलब गद्दी पे बिठाया था। इसने बहुत हेल्प करी थी बैरम खां ने, पर बाद में अकबर जो है वो बैरम खां को मरवा देता है। तो ऑप्शन बी बैरम खां। अकबर बिकेम एम्परर एट 13 ईयर्स, मतलब 13 साल की एज में ही ये गद्दी पे बैठ गया था। और बैरम खां बैरम खां था, उसने इसको मतलब संरक्षक था इसका, इसको बचा के रखा था। दीन इलाही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मुगल एम्परर। दीन इलाही जो रिलीजन था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हमने पीछे पढ़ा था, बाबर ने नहीं, जहांगीर ने नहीं, औरंगजेब ने नहीं, ये था अकबर। अकबर ने शुरू किया था। अकबर इंट्रोड्यूस दीन इलाही इन 1582 टू प्रमोट रिलीजियस हार्मनी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जहांगीर। अब हम पढ़ेंगे कि जहांगीर के बारे में ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है क्या वो सही है। तो हिज रियल नेम वो सलीम, हाँ, इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ही रोट तुजुक ए जहांगीरी।
तो क्या उसने अपनी मतलब इसने तुजुके जहांगीरी लिखी थी? हाँ, ये भी सही है, लिखी थी, पर इसको पूरा किया था मोतविंद खान ने। और इसका रियल नेम था उन्हें। और सर थॉमस रो विजिटेड हिज कोर्ट। तो जो सर थॉमस रो था वो इसके कोर्ट में आया था। जो थॉमस रो था वो किस लिए आया था? वो इसलिए आया था ताकि इसको जो मिल जाए, मतलब जो दीवान थे वो मिल जाए, ट्रेड वगैरह करने की परमिशन मिल जाए। और इसको फिर क्या बोलते हैं, इसमें 3 हमें स्टेटमेंट दी गई हैं। इसमें आप ये चीज भी याद रखना कि जहांगीर वो था जिसने मतलब 5वें गुरु, जो कि सिख गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव, उसको मरवा दिया था। और इसकी जो वाइफ थी, इस जहांगीर की जो वाइफ थी वो थी नूरजहां। इसने नूरजहां, जिसको मेहरुनिशा के नाम से भी जाना जाता है, उससे भी इसने शादी करी थी 1611 में। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही करेक्ट हैं, यानी 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 हमारे सारे सही हैं। और जहांगीर के ही 4 बेटे थे, एक था खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार। ऑप्शन सी 1, 2, 3 जहांगीर का रियल नेम प्रिंस सलीम था। इसने तुजुके जहांगीरी लिखी जिसको मोतबिन खान ने पूरा करवाया था। और थॉमस रो इसके कोर्ट में आया था ट्रेड प्रिविलेजेस के लिए। देन जो क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उसके बारे में। इट वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो हाँ, इसको महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। द मूवमेंट लेड टू द रिजाइनेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, ये रीजन नहीं था, वो त्रिपुरी कांग्रेस का वो रीजन था, उसकी वजह से। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विथ मास अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी एंड नेहरू। हाँ, मतलब जो ब्रिटिश थे उन्होंने महात्मा गांधी जी और जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो यहाँ पे 1 एंड 3 ही हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी 1 एंड 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो यही गांधी जी ने इनको लॉन्च किया था अगस्त 1942 में, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इन्होंने स्लोगन यहीं पे स्लोगन दिया था, करो या मरो। और दूसरी वाली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से 1939 में, जब गांधी जी के साथ इनका थोड़ा मतभेद हो चुका था। और तीसरा भी हमारा करेक्ट है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको जेल में भिजवा दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट में दे सकते हैं, और मैं इसको आपको जीके करवाता रहूँगा और आपके पेपर से पहले ही करवा दूंगा, जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।